नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है संचयन। इस पुस्तक में 3 पाठ हैं और तीनों ही पाठ टर्म 2 एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज हम इस पुस्तक के तीसरे पाठ टोपी शुक्ला से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले टर्म 2 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। संचयन पुस्तक में जो पाठ हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उच्च चिंतन क्षमता, अभिव्यक्ति का आकलन और पाठ पर आधारित हो सकते हैं। कभी कभी 2 पाठ को मिला करके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन को मिला करके भी प्रश्न बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न इस बार की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए जिससे छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित हों। टोपी शुक्ला व सपनों के से दिन पाठों के आलोक में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, शिक्षा प्रणाली में समय समय पर बहुत सारे बदलाव होते आए हैं। कुछ दशक पहले शिक्षा पूरी तरह गुरु केंद्रित होती थी, अर्थात गुरु शिक्षा देते थे और छात्र उसे ग्रहण करते थे। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए कभी कभी उन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। छात्रों के मन में गुरुओं के प्रति सम्मान के साथ साथ एक डर भी होता था। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी बार बार कक्षा में फेल होता है तो मास्टर जी उसका कारण जानने की बजाय उसका बार बार अपमान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपनों के से दिन में पीटी मास्टर प्रीतम चंद का रवैया बच्चों के प्रति इतना सख्त था कि बच्चे स्कूल आने से भी डरते थे। यही कारण था कि टोपी और लेखक पढ़ाई के प्रति उदासीन होते गए। इन परिस्थितियों को देखने पर यही लगता है कि शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाना चाहिए। विद्यालय का माहौल और शिक्षकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा विद्यालय आने के लिए प्रेरित हो। शिक्षा को इतना मनोरंजक बना दिया जाए जिससे बच्चे नई नई चीज़ें खेल खेल में सीख लें। ऐसे बदलाव छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन पाठों के आधार पर बताइए कि आभासी शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के लापरवाह होने के पीछे केवल विद्यार्थी ही जिम्मेदार हैं या अभिभावक और अध्यापक भी। उत्तर है, टोपी शुक्ला पाठ में टोपी का मन पढ़ाई में ना लगने के बहुत सारे कारण थे, जैसे इफ़न का दूर चले जाना, घर का माहौल और अकेलापन। वहीं दूसरी तरफ सपनों के से दिन पाठ में लेखक का पढ़ाई के प्रति उदासीन होने के भी बहुत सारे कारण थे, जैसे घर की खराब आर्थिक स्थिति, माता पिता का ध्यान न देना और विद्यालय में पीटी मास्टर का सख्त रवैया। इनसे यही पता चलता है कि शिक्षा के प्रति विद्यार्थी के लापरवाह होने के बहुत से कारण होते हैं। कोरोना महामारी में आभासी शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के लापरवाह होने के पीछे केवल विद्यार्थी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अध्यापक, माता पिता और वर्तमान परिस्थिति भी जिम्मेदार है। आज बच्चों की दिनचर्या बदल चुकी है। कामकाजी होने के कारण माता पिता भी बच्चों की निगरानी करने में असमर्थ हैं। नई तकनीक का ज़्यादा ज्ञान न होने के कारण अध्यापक शिक्षा को रुचिकर बनाने में असमर्थ हैं। विद्यार्थी भी अपरिपक्व होने के कारण केवल परिस्थिति का फायदा उठाना चाह रहे हैं। वह अध्यापकों द्वारा दिए गए शिक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन गृह कार्यों को जांचने वाला कोई नहीं है। अतः किसी एक को दोष देना बिल्कुल गलत होगा। यदि सभी मिलजुल कर कार्य करें तभी आभासी शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, टोपी शुक्ला के 2 बार फेल हो जाने पर अध्यापक तथा छात्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। उत्तर है, टोपी शुक्ला के 2 बार फेल हो जाने पर अध्यापक तथा छात्रों का व्यवहार बहुत ही अपमानजनक था। कोई भी छात्र टोपी का मित्र ना बन सका। फेल होने के कारण उसके अपने मित्र उससे आगे निकल गए और उसे अपनी उम्र से छोटे छात्रों के साथ कक्षा में पढ़ना पड़ा। सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते। इससे टोपी को बहुत दुख होता। स्कूल में अध्यापक भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते और अक्सर कक्षा में वह एक मजाक बनकर रह जाता। अध्यापक टोपी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अध्यापकों द्वारा कटाक्ष किए जाने पर सभी छात्र हंसने लगते और शर्म से टोपी की गर्दन झुक जाती। चौथा प्रश्न है, टोपी इफ़न से अपने मन की सारी बातें कर लिया करता था। उसके चले जाने के बाद तो वह बिल्कुल अकेला हो गया था। क्या वास्तव में हमें अपने मन की सारी बातें किसी से कहनी चाहिए? मन की बातें किसी अपने से कह देने से क्या होता है? टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर विचार व्यक्त करते हुए अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, टोपी का केवल एक ही मित्र था जिसका नाम था इफ़न। टोपी अपनी मन की सारी बातें उसे बता देता था।
टोपी के घर में उसके माता पिता, भाई बहन और दादी भी थीं, लेकिन टोपी की भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाता था। जब कभी टोपी का मन बहुत उदास होता या किसी बात से वह बहुत परेशान होता तो उसे सिर्फ अपना मित्र इफ़न ही याद आता। उससे बात करके उसे बहुत हल्का महसूस होता। इफ़न के चले जाने के बाद टोपी बहुत अकेला हो गया था। टोपी की उम्र के बच्चे भोले भाले और निश्चल होते हैं। जिनसे भी उन्हें प्यार और अपनापन मिलता है वे बहुत जल्दी उसे अपना समझने लगते हैं। इफ़न का स्वभाव भी टोपी के जैसा ही था। टोपी द्वारा कही गई कोई भी बात वह किसी से नहीं कहता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी समझ परिपक्व होती जाती है। हमें लोगों की पहचान भी होने लगती है। दुख और परेशानी के समय हर कोई अपने मन की बात किसी न किसी से साझा करना चाहता है। ऐसे समय में हमें किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे अच्छे से परख लेना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी भी हमें अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए जो हमारे सुख दुख को महसूस ना कर पाए। 5वां प्रश्न है, टोपी शुक्ला के माध्यम से लेखक ने जाति पाति के बंधन को स्वीकार न करके किस प्रकार की भावनाओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। उत्तर है, टोपी शुक्ला कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहले हम मानव हैं, उसके बाद ही हिंदू और मुसलमान के रूप में जाने जाते हैं। यह कहानी हमें सांप्रदायिक सद्भावना का पाठ भी पढ़ाती है। टोपी और इफ़न की दोस्ती हिंदू मुसलमान के भेदभाव को समाप्त कर सकती है। टोपी कभी भी इफ़न को एक मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में ही देखता था। इफ़न की दादी से उसे जितना लगाव था उतना अपनी दादी से भी नहीं था। इफ़न की दादी की मृत्यु और इफ़न के चले जाने के बाद वह बहुत उदास हो गया था। टोपी और इफ़न की मित्रता पूरे समाज के सामने सांप्रदायिकता का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। 6वां प्रश्न है, टोपी जैसे अनगिनत बच्चे होंगे जिन्हें बचपन में मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने की आवश्यकता होती है, किंतु उस समय सहायता न मिलने के कारण और समय बीत जाने पर भविष्य में वह कुंठा उनमें आजीवन बनी रहती है। टोपी की स्थिति का वर्णन करते हुए आप समाज में इस स्थिति से गुजरे विद्यार्थी की सहायता कैसे करेंगे। उत्तर है, कितने ही बच्चों के साथ घरों में, विद्यालयों में और खेल के मैदानों में भेदभाव किया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे बचपन से ही कुंठा का शिकार हो जाते हैं। उनके कोमल मन पर ऐसी बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। मैं समाज में इस स्थिति से गुजरे विद्यार्थियों की पूरी तरह मदद करना चाहूँगा। बच्चों के माता पिता और शिक्षकों से आग्रह करूँगा कि वे ऐसे कुंठाग्रस्त बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझें। मैं ऐसे बच्चों से मित्रता करके उनकी परेशानी जानने की पूरी कोशिश करूँगा। खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। माता पिता और शिक्षकों से विनती करूँगा कि ऐसे बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी उनकी भरपूर सराहना करें, उनमें आत्मविश्वास जगाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 7वां और अंतिम प्रश्न है, टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है। टोपी जैसे बच्चों के विषय में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर है, टोपी एक ज़हीन बच्चा था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था। यही कारण था कि वह होशियार होते हुए भी कक्षा में 2 बार फेल हो गया। 2 बार फेल होने के बाद भी टोपी ने हार नहीं मानी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह पढ़ता रहा और तीसरी बार वह पास हो गया। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। टोपी का व्यवहार हमें यही शिक्षा देता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि पूरे मेहनत और लगन से किया जाए तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। टोपी जैसे कितने ही बच्चे हैं जो परीक्षा में असफल होने पर हार मान जाते हैं या कभी कभी अपनी जान तक दे देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए और हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि टोपी शुक्ला पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। संचयन पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।